हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अवकल समीकरण। तो बच्चों इसमें हमने प्रश्नावली दो प्रश्नावलियां कर ली थी, 9.1 और 9.2। पहली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि कोई भी अवकल समीकरण है तो उसकी कोटि, ठीक है, उसकी कोटि और उसका घात कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। और जो प्रश्नावली, जो अगली वाली प्रश्नावली थी बच्चों 9.2, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे सत्यापित करने वाले। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अवकल समीकरण होती है तो जो उसके हल कौन कौन से होते हैं, एक व्यापक हल होता है और एक विशिष्ट हल होता है। ठीक है, तो मान लो ये अवकल समीकरण है। ठीक है, तो इन शॉर्ट एकदम से बता देता हूँ कि अवकल समीकरण हमने ये पढ़ा था कि जिसमें अवकलज आते हैं। ठीक है, जैसे dy/dx हो गया, d2y/dx स्क्वायर हो गया, वो कितनी भी कोटि का अवकलज आ सकता है, एक कोटि का, दो कोटि का, तीन कोटि का। ठीक है ना, बस एक अवकलज होना जरूर चाहिए उस समीकरण में, तो वो अवकल समीकरण बन जाती है। ठीक है, तो उसका हल हमने पढ़ा था। तो उसका हल वो होता था जो इसको संतुष्ट करता था, जो फलन। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कि y बराबर e की घात -3x क्या इसका हल है, क्योंकि ये इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो और इसी में दो प्रकार के हल होते थे। एक में अगर c आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, कोई स्वेच्छाचार आ जाए, तो हम बोलते थे कि वो कैसा हल है, व्यापक हल है। और अगर स्वेच्छाचार ना आए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो विशिष्ट हल है। जैसे कि ये वाला विशिष्ट हल है, इसी में +c लिख दूं मैं, तो वो कौन सा हल हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो अभी बच्चों सबसे पहले तो मैं ये समझा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि हमने पहले क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, या अब आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ये पढ़ा था कि उसका हल, एक थी अवकल समीकरण, एक था उसका हल। तो वो अवकल समीकरण भी दी होती थी और उसका हल भी दिया होता था। केवल हमें सारे क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ये इसका हल है या नहीं है। तो ये हम करते थे कैसे, जो भी इसका अवकलन वगैरह करके करते थे। और हमें किसकी मदद से करते थे बच्चों, मेन चीज था अवकलन की मदद से करते थे। हमें अवकलज करना किसी का भी आना चाहिए, अवकलन करना हमें आना चाहिए, अवकलज ज्ञात करना आना चाहिए, तो हम ये कर सकते थे। ठीक है, तो अवकलन करना हमने जो फर्स्ट बुक थी उसमें हमने अवकलन करना सीखा था, तो हमने उसकी मदद से बच्चों हमने ये हल तो दे रखा था, बस हमने ये हमने दिखाया कि ये इसका हल है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अब अवकल समीकरण गिवन होगी, अवकल समीकरण दी होगी और पूछेंगे तुमसे कि इसका हल ज्ञात करो। मतलब ये वाली चीज अब दी नहीं होगी। ठीक है, अभी तक क्या था, ये हल भी दिया था, अवकल समीकरण भी दी थी और बताना था कि सत्यापित कीजिए, ये सिद्ध कीजिए कि ये इसका हल है। तो तुम अवकलन की मदद से इसको हल कर लेते थे बच्चों, मतलब बता देते थे, सिद्ध कर लेते थे। ठीक है, तो अब ध्यान से पहली बात तो ये समझनी कि हम क्या करना चाह रहे हैं अब। ठीक है, ये जो भी हम आगे की एक्सरसाइज, मतलब कौन सी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज में यही चीजें करने जा रहे हैं। अब हम हल ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, अवकल समीकरण दी होगी और उसका हल हमें खुद निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ये कौन कौन सी एक्सरसाइज में होगा, ये होगा 9.4, 9.5 और 9.6। ये तीनों की तीनों जो एक्सरसाइज है, इन तीनों एक्सरसाइज में हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, अवकल समीकरणों का हल निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया कि जब हमें हल पहले से दिया होता है और हमें सिद्ध करना होता है, तब हम मदद करते हैं, अवकलज की मदद से हम करते हैं या अवकलन की मदद से करते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमें क्या दियो, समीकरण दियो, मतलब अवकल समीकरण दियो और हमें हल खुद ही ज्ञात करना, तो उस केस में बच्चों हम जो मदद लेते हैं वो होती है समाकलन की मदद। तो उस केस में हमें समाकलन आना चाहिए। तो जो भी तुमने समाकलन के चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है, तो अगर तुम्हें समाकलन आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाओ, फिर ये क्वेश्चंस भी नहीं होने वाले। ठीक है, तो अब हम जो भी करेंगे 9, 4, 5 और 6 एक्सरसाइज, वो सारी समाकलन की मदद से हम इनका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दूं कि अब अवकल समीकरण मिलेंगी कैसे। अभी तक तुमने अवकल समीकरण देखा कि तीन कोटि वाली भी थी, ठीक है ना, दो वाली भी थी, एक वाली भी थी। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो हल ज्ञात करना है वो केवल एक कोटि वालों का हल ज्ञात करना तुम्हारे सिलेबस में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हें अवकल समीकरण मिलेंगे, किसी में भी d2y/dx स्क्वायर या d3y/dx क्यूब, ऐसी इक्वेशंस नहीं होंगी, सब होंगी dy/dx वाली। ठीक है, सारी की सारी जो 9.4, 9.5 और 9.6 तीनों एक्सरसाइज हैं, तीनों में तुम्हें जो इक्वेशंस मिलेगी उनमें केवल dy/dx ही होगा। ठीक है ना, ये बड़ी वाली कोटियां बिल्कुल भी नहीं होगी, केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज होगा। और बात करें घात की, तो बच्चों घात भी प्रथम घात ही मिलेगी। मतलब घात तुम्हें बताया था ना, घात का मतलब होता था इसकी भी घात। ठीक है, जैसे मान लो इसमें बताना है कि इसकी घात कितनी, तो हमें पता है इसकी घात 1 है, क्योंकि उच्च कोटि 2 है ना,
तो 2 की हम घात देखेंगे तो 1 है, ठीक है। अब घात में भी क्या होगा, जो अब मैंने बता दिया तुम्हें, जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे dy/dx वाले। लेकिन अब उसमें भी तो घात कितनी हो सकती है, 2 भी तो हो सकती थी, ठीक है, लेकिन 2 वाले भी नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के कौन से वाले क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं तुम्हें, कौन सी अवकल समीकरण मिलेंगी, जिनकी कोटि 1 होगी और जिनकी घात भी 1 होगी बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, उनके हल तुम्हें ज्ञात करने हैं, किसकी मदद से, समाकलन की मदद से, ठीक है। तो उसको हल ज्ञात करने की बच्चों 3 विधियां हैं, ठीक है ना, 3 विधियां हैं, मतलब बहुत विधियां होती हैं वैसे तो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 3 विधियां हैं। तो हर एक एक्सरसाइज में तुम एक विधि पढ़ोगे, फिर 9.4 में एक पढ़ोगे, फिर 9.5 में अगली विधि पढ़ोगे, 9.6 में अगली विधि पढ़ोगे। और तुम ये मत सोचना कि हम किसी भी अवकल समीकरण को किसी भी विधि से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जो अवकल समीकरण दी होंगी तो हो सकता है वो 9.4 में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो उसी से सॉल्व हो, ठीक है, और वो दूसरी विधियों से सॉल्व ना हो, या कुछ ऐसी हैं जो 9.5 वाली से ही सॉल्व होंगी और कुछ ऐसी हैं जो 9.6 वाली से ही सॉल्व होंगी। तो ये तुम्हें एग्जाम में पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस से ये सॉल्व हो पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले 9.3 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस उदाहरण करेंगे और समझेंगे कि क्या मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कैसे हम करते हैं इसे। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है उनको हल करने की विधियां, ठीक है, उनका हल निकालेंगे हम। तो अब इसमें सबसे पहली विधि है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, ठीक है ना। पृथक्करणीय चर वाले जो अवकल समीकरण है उनको हम कैसे करते हैं। तो पृथक्करणीय चर क्या होता है, पृथक तुम जानते हो ना, अलग अलग, पृथक मतलब होता है अलग अलग ना, सेपरेट, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम जो चर होते हैं, चर तुम जानते हो ना, इसमें तुम्हारी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो तुम्हारी अवकल समीकरण होती है, इसमें जो चर कौन कौन से होते हैं बच्चों, 2 ही चर तो होते हैं, एक होता है एक्स चर होता है और एक वाई चर होता है। ये भी तुम्हें पता है कि एक स्वतंत्र होता है, एक्स स्वतंत्र होता है और वाई क्या होता है, आश्रित चर होता है, ठीक है। फिलहाल हमें इसके में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ ये कि चर एक्स और वाई होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पृथक्करणीय, पृथक्करणीय मतलब पृथक चर अगर क्या हो जाए जिसमें ऐसी अवकल समीकरण जिसमें चर को हम पृथक कर पाएँ, मतलब एक्स वालों को एक तरफ लिख पाएँ और वाई वालों को एक तरफ लिख पाएँ, ठीक है बच्चों। तो ऐसी अवकल समीकरणों को हम चरों को पृथक करके, अलग करके, तब हम उसका हम हल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, तो ये बोला जाए तो बल्कि इनमें मतलब एक आसान सा हो जाता है अगर हम इनको। लेकिन बच्चों ये वाला मेथड मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी पे भी ये मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर तुमसे पूछा गया है कि अवकल समीकरण ठीक है ना, dy/dx इक्वल टू x प्लस 1/2 माइनस वाई, जहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, मैं लिख देता हूँ y इज़ नॉट इक्वल, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना। तुम्हें केवल अवकल समीकरण ये देनी है। तुम्हें पता ही है कि y इक्वल टू 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए ना, तो y 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण का कैसा हल ज्ञात कीजिए, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यापक हल। और इस चक्कर में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि व्यापक हल क्यों पूछ लिया, व्यापक कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों व्यापक हल ही निकलता है हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं, तुम्हें पता होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या समझाया अभी, मैंने तुम्हें बोला कि इनके जो हम हल निकालेंगे वो समाकलन वाले मेथड से निकालेंगे। तो तुम्हें पता होगा, तुमने जब अनिश्चित समाकलन पढ़ा था, ठीक है ना, तो तुमने सबसे अनिश्चित वो था जो शुरू में आता था। तो समाकलन की तुमने खास बात देखी होगी कि लास्ट में सी आता था ना, सी आता था, इसका मतलब व्यापक हल ही, व्यापक हल में तो मैंने तुम्हें बताया ना सी आता है, मतलब एक स्वेच्छ अचर आता है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, व्यापक हल का मतलब है एक सी आएगा लास्ट में बस, ठीक है। तो वो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक सी आ जाता है बस, ठीक है। तो अभी देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया, अब जो भी हल होंगे वो होंगे किसकी मदद से, समाकलन की मदद से, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहला हमने मेथड पढ़ा पृथक्करणीय चर वाले, जिनमें कि चरों को पृथक किया जा सकता है। तो बच्चों चरों को पृथक करने का मतलब है एक्स वालों को हम अगर एक्स की तरफ लिख सकें और वाई वालों को वाई की तरफ लिख सकें। तो देखो सबसे पहले हमें जो अवकल समीकरण दिए वो ये है, ठीक है ना, यही तो अवकल समीकरण है। और हमसे कहा गया है कि इस समीकरण का हल निकालो, हल मतलब y इक्वल टू करके कुछ निकालो, ठीक है, वही हल होता है।
ठीक है, व्यापक हल निकालो। तो बच्चों इसको करने का तरीका और मैंने बताया वो समाकलन से होता है। तो जो पृथक वाला जो तरीका है बच्चों उसमें ये होता है कि x वालों को हम एक तरफ लिखते हैं और y वालों को एक तरफ लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, ये तो है ना dy, तो dy के साथ हम y वाले लिखते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल बच्चों सारे क्वेश्चंस में सभी में पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे ये एक्सरसाइज है इसमें तो पॉसिबल हो जाएगा, हो सकता है आगे की एक्सरसाइज में ऐसा संभव ही ना हो कि तुम ऐसा कर पाओ, तो उसके लिए फिर अलग मेथड तुम्हें पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो, देखो 2 - y को इधर ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 - y में ब्रैकेट में और इधर ले गए, ठीक है ना। और क्या मैं dx को उधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो x + 1 और dx, तो तुम ध्यान से देखोगे बच्चों तो y वाले के साथ dy के साथ y वाले आ गए, dx के साथ x वाले आ गए, ठीक है ना। तो तुम्हें इस रूप में ही लिखना है, dy के साथ y वाले और dx के साथ x वाले। ऐसा करने में अगर तुम कामयाब रहे तो बस बच्चों ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तुमने पृथक कर दिए, अगर पृथक करने में तुम कामयाब रहे। खुद ही सोचो, अगर मान लो यहाँ पे y की जगह हो जाता cos y, ठीक है ना, y की जगह पे हो जाता है यहाँ पे cos x + y हो जाता, मान लो cos x + y हो जाता, तब उसे पृथक कर पाते क्या, तुम नहीं कर पाते, ठीक है ना। y की जगह हो जाता cos x + y, तब तुम उधर ले जाते तो वहाँ पे x भी घुस जाता उसके साथ में, ठीक है, तुम अलग भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन ऐसे हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ऐसे होंगे वो तुम्हें एग्जाम में पहचान लेने क्या वो हो पा रहे हैं तो इस वाले मेथड से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, ठीक है बच्चों। तो हमने देख लिया अलग हो गए। अब क्या करना बच्चों, जैसे मैंने बताया कि किससे होंगे, ये समाकलन से होगा। तो हम क्या करेंगे, अब समाकलन दोनों ओर क्या कर लेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, अभी मैं किसी के सापेक्ष लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि एक और किसके सापेक्ष हो रहा है समाकलन, एक और हो रहा है y के सापेक्ष और एक और हो रहा है x के सापेक्ष। तो बाईं ओर y के सापेक्ष और दाईं ओर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। दोनों ओर समाकलन करने पर, तो मैं जैसे समाकलन का अब यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब पुरानी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब समाकलन करना तुम्हें आता ही है, x वालों तुम्हें आते हैं, y वाले भी आते हैं, ठीक है। बस ये समझना कि जैसे x का करते थे सेम ऐसे y का, मतलब ऐसे समझे जैसे t है यहाँ पे तो dt का करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम y वालों में कई बार ऐसे सोचते थे कि अरे x नहीं है, लेकिन वो उस केस में होता था बच्चों जब यहाँ पे भी x होता था तब यहाँ y होता तो दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे y है तो नॉर्मल तुम्हें ऐसे समझना है, ये x ही समझो इसको, ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी समझो सीधा, अब क्योंकि तुमने समाकलन इतना ज़्यादा कर लिया कि मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को। 2 का समाकलन कितना होता है बच्चों, 2x होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो y है ना, तो 2x मत लिख देना कहीं, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। नेक्स्ट है y का समाकलन, ठीक है ना। तो y का समाकलन कितना होगा बच्चों, y²/2, क्योंकि x का समाकलन कितना होता है x²/2, तो y का y²/2 का, सिंपल है, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लस कांस्टेंट भी आता है ना अनिश्चित में, अभी नहीं लिखना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, x का समाकलन करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा x²/2, और 1 का समाकलन करेंगे तो बच्चों कितना होता है x होता है ना, ठीक है। 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x, ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे भी अचर, ठीक है। तो जो स्वेच्छ अचर बच्चों जो c आता था, मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूं कि क्योंकि तुम इधर अलग से लिखोगे इधर अलग से लिखोगे तो एक समाकलन यहाँ आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो इस वाले को अगर तुम बोलो कि c1 और इस वाले को तुम बोलो c2, ठीक है। तो दो अलग अलग लिखने के बजाय तुम्हें क्या करना, फिर उनको दोनों को साथ में ले आओगे तो c2 - c1 हो जाएगा। तो तुम्हें दो अलग अलग नहीं लिखने, तुम्हें केवल एक अचर लिख देना है, खाली एक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ करके बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो उसको नॉर्मली रहने देना, तो ऐसे कर लेना। बस देखा जाए तो वैसे ये इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। लेकिन ये है कि तुम थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर, मतलब थोड़ा बहुत अगर एलसीएम वगैरह लेके, अगर बुक में देखें तो थोड़ा बहुत एलसीएम लेके उन्होंने आगे किया है, ठीक है। दूसरा ये है कि थोड़ा इधर की साइड सबको ला गया, ऐसा थोड़ा बहुत कर दिया तो चल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि तुमने जैसे ही समाकलन कर लिया तुम्हारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत हम इसको सरल कर सकते हैं। तो जैसे मान लो एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y - y², यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। ऐसे में यहाँ भी ले लूँ तो x² + 2x, ठीक है ना। और प्लस ऐसा करता हूँ मैं 2 पूरा ही ले लेता हूँ ताकि 2 चला ही जाए, ठीक है। 2 एलसीएम ले लिया मैंने, x²/2 था ना, तो 2x + 2c, ताकि क्या होगा, अब ये 2 से 2 कट ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब हमारा लगभग हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4y - y²। और ध्यान रखना इसका आंसर ऐसे मत सोचना तुम कि y = करके ही आएगा, जरूरी नहीं है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 4y -
मतलब कुल मिला के तुमने देखा होगा क्या मेन काम हमारा क्या हुआ। मेन काम ये हुआ कि हमने dy बटे dx जो अवकलज था उसको हटाने में कामयाबी पाई है। मतलब हमने d चीज थी जो हटा दी है। अब d है कहीं तुम्हारे क्वेश्चन में, देखो dy बटे dx अवकलज है ही नहीं। अब अवकलज को हटाना ही तो मेन काम था हमारा, वो हमारा पूरा हो चुका। अवकलज समाकलन की मदद से ही तो हटेगा। ठीक है, तो अब इसको इधर ला लो। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2c इक्वल टू 0, तो ये हो गया। और ये थोड़ा बहुत ये इसमें अंतर आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, मेन है ये समाकलन करना। उसके बाद तुम हो सकता है तुम्हारे मन में ये आता कि हम 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस एक्स माइनस c इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो, तो वो भी सही है, वैसे भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सरल करने में। ठीक है, नेक्स्ट है, और तुम देखोगे ये जनरल ये व्यापक हल भी है इसका। ठीक है ना, तो यह क्या है, यह इसका क्या है, व्यापक हल है। व्यापक हल क्यों है, इसमें सी भी आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हम जो क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, अब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, तो किसका अवकल समीकरण dy बटे dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करो। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा इसमें भी कोई परेशानी है। ठीक है, इसका व्यापक हल ज्ञात करो dy बटे dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो बच्चों इसको करो, इसका हल तो क्या दे रखी है, अवकल समीकरण दिए dy बटे dx इक्वल टू दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, क्या तरीका, मैंने बोला पृथक्करणीय चर अगर उनको क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो ऐसा अगर हम क्या कर सकते हैं, तो हम कोशिश करके देखेंगे कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, हो पा रहा है। देखो कहीं तुम वैसे मत करने लग जाना पिछली बार की तरह कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। इस बार इधर नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे इस बार इधर, ठीक है, इस बार इधर क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो बच्चों खुद ही देखो वो y के साथ आ जाएगा। हमें y के साथ थोड़ी चाहिए, हमें तो x के साथ चाहिए ना। ठीक है, इसका मतलब इस बार ये वाला उधर नहीं जाएगा बल्कि ये y वाला जाएगा इसके साथ। ठीक है ना, वैसे dx ने तो उधर ही जाना है तुम्हें पता, लेकिन ये इसके साथ वहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये dy है ना, इसके साथ हम y वाले को रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, और ये जो dx है ये उधर जाएगा और इसके साथ ये वहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो हम जो लिखना चाह रहे थे dy के साथ y वाला हमने लिख दिया और dx के साथ x वाला लिख दिया। तो अब बच्चों जैसे हमने लिखा तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर। ठीक है, तो तुमने देखा कितना ईजी है। ठीक है, दोनों ओर जैसे हमने समाकलन किया। अब मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, dy को मैं अलग लिख देता हूँ, इसे 1 अपॉन लिख देता हूँ ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद आ जाए कि कोई ऐसा फॉर्मूला होता था। ठीक है ना, और सीधा अगर मैं लिखूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या याद आया फॉर्मूला। ठीक है, अगर y में ध्यान नहीं आ रहा तो x में याद करके देख लो। अगर फॉर्मूला कभी कभी y में याद ना आए ना तो y की जगह x रख के देख लो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था, याद करो किसका होता था, tan इनवर्स x का होता था ना। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला, किसका अवकलन, इसका समाकलन कितना होगा, tan इनवर्स y हो जाएगा, और इसका कितना होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना, और मैंने बोला था 2 c मत लिखो, केवल 1 c लिखो, दोनों c को मिलाकर। ठीक है, तो देखा जाए तो बस यही इसका आंसर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यह क्या है, अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है, तो बस आ गया, देखो कितना सिंपल सा था। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इस तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चन होने एग्जाम में आ भी रखे हैं, शायद 10वां भी आ रखा है, मतलब ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या, ये जो तीनों एक्सरसाइज तुम आगे जो पढ़ने जा रहे हो ना, ये तीनों इन्हीं से आते हैं। 4-6 नंबर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इससे आते हैं, और 1 नंबर का पहली एक्सरसाइज या दूसरी से आता है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों जो उदाहरण 11 हम पढ़े। ठीक है, अब देख लो ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन थोड़ा सा देखो क्या चीज़ इसमें अलग है। अवकल समीकरण dy बटे dx इजिकल टू -4xy स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। देखो ये अलग चीज आ गई ना, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जब दिया है क्या y इक्वल टू 1, जब
x इक्वल टू 0 दिया है यदि y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अवकल समीकरण ये दे रखिए, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है जब दिया है y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 0। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी, ये भी बहुत आसान है। अब देखो इस क्वेश्चन में बस जो स्पेशल अलग सी चीज़ तुम्हें लग रही होगी कि विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अभी तक पूछ रहे थे ना व्यापक हल, तो व्यापक हल बच्चों ऐसे आता था ना, देखो मैं यहीं से समझा देता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, देखो व्यापक हल तो ऐसे आता था, तो तुम्हें विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन में भी पहले तुम्हें व्यापक हल ही निकालना है। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व कर देना तो आ जाएगा ये व्यापक हल। अब लेकिन उन्होंने तो विशिष्ट पूछा, लेकिन विशिष्ट हल ऐसे नहीं निकल पाता, उसके लिए वो जरूर एक कंडीशन देंगे। तो उस कंडीशन में वो y की वैल्यू भी देंगे और x की वैल्यू भी देंगे। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी यहाँ रख देनी है और x की वैल्यू भी यहाँ पे रख देनी है। जब वो दोनों वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस c की वैल्यू वो यहाँ पे रख देनी है और तो हमारा विशिष्ट हल भी आ गया। तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बात कही है। ठीक है, तो जो मैंने पीछे बताया था सेम वही करना है, तुम्हें व्यापक हल निकाल देना और लास्ट में x और y की वैल्यूज पुट कर देनी है और हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे कि हमारा विशिष्ट हल निकल जाएगा। अब c की वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं थी अब तक, अब पता चल गई तो वो विशिष्ट हल हो गया। ठीक है, तो बच्चों यही करना है और यही इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे dy/dx बराबर कितना है, इतना है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया क्या तरीका, dy को तो यहीं रहने दो, उस dx को उधर ले जाओगे, लेकिन ध्यान रखना dy के साथ केवल y वाला आना चाहिए। तो आ जाएगा y वाला क्या है, y² ही तो है ना, तो y² को हम इधर ला देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया dy/y², और x के साथ कौन से वाले, x वाले ही, तो कितना हो जाएगा -4x और dx। अब ये मत सोचना कि ये -4 है, ये इसके साथ रहेगा, इसे किसी के भी साथ रखो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अचर ही तो है ये। ठीक है, अचर अगर 2, 3, 4 गुणा में आए तो वो कहीं भी रहने दो। ठीक है, तो अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहीं पे रहने दें, ना कि बटे में ले जाना अच्छा है। ठीक है, तो बस ये हो गया x के साथ dx के साथ x और dy के साथ y, बस हो गया। अब हम दोनों ओर क्या कर देंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो दोनों ओर बच्चों हम समाकलन करेंगे तो इजीली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गलती से 1/, कर लेता है लेकिन कोई बात नहीं, चलो। और ये हो जाएगा -4x dx। चलो मैं अगली लाइन में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ताकि अभी मैं समाकलन कर नहीं हूँ, पहले थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। कैसे, ऐसा करते हैं, इसको समाकलन लिखने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, y की घात 2 है ना, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y की घात -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, -4 को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका समाकलन। तो इसका समाकलन बच्चों क्या होगा, y की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है ना, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x का समाकलन कितना होता है, x²/2 हो जाएगा। और आगे क्या आना चाहिए, c आना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है ना, अब ये व्यापक हल आ गया बच्चों, लेकिन हमें निकालना है विशिष्ट हल। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, लेकिन रखने से पहले थोड़ा सा और अच्छे से, अभी हमने थोड़ा इसको और अच्छे से इसको सॉल्व कर लो। y की घात -2 + 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, y की घात -1। ठीक है, -2 + 1 भी क्या होता है, -1 का मतलब माइनस लग जाएगा इसको चिन्ह माइनस, और y की घात -1। ठीक है ना, और 2 से 4 को काट दो तो -2x²। अभी भी ये थोड़ा सा कमी है, इसमें थोड़ी कमी है कि y की घात -1 का मतलब क्या होता है, y की घात -1 का मतलब है कि अगर हम नीचे ले जाएं इसको, ठीक है, नीचे ले जाएं तो y की घात +1 होता है, या हम इसको y भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा सही हो गया, माइनस y की घात -1 का मतलब मतलब y की घात -2 होता, तो क्या लिखते हैं, 1/y की घात 2 लिख देते ना, +2, तो -1 है नीचे आके +1 हो जाएगा, तो y की घात +1 मतलब 1/y। तो इसको थोड़ा और, ये अच्छा रूप हो गया। ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिया है, प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें इसको अगर तुम कोई इक्वेशन मानना चाहते हो ना, इक्वेशन मान लो, क्योंकि बाद में तुमने c की वैल्यू इसमें रखनी भी तो है, तो इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो अब तुम लिख लोगे कि समीकरण 1 में क्या x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने पर, तो तुम x बराबर 0 रख दो तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और y बराबर 1 रख दो तो ये कितना हो जाएगा, -1/1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस, जैसे कि मैंने बताया -1 आएगा इधर, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे c, तो यहाँ से c की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -1 आ गई ना। अब c की वैल्यू पता चल चुकी है, तो ये c का मान कहाँ पे रख दो, समीकरण 1 में रख दो, और हमें विशिष्ट हल पता चल गया। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जो आई थी हमारी, क्या आई थी,
वो ये आई थी ना -1/y इक्वल टू -2x² और प्लस c था ना, ठीक है, यही तो थी समीकरण, -1/y -2x² और प्लस c था, तो प्लस c की वैल्यू हम रख देंगे -1, तो c की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 ही तो हो जाएगा। तो बच्चों विशिष्ट हल ये हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहते हो तो अच्छे से लिख लो, ठीक है ना, अच्छे से। एक चीज़ तो इसमें ये हो सकती है कि ये जो y है ये क्या हो सकता है, मतलब जो माइनस 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 सारी और माइनस है तो ये माइनस माइनस सब कर सकते हैं, सारे प्लस हो सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो सकती है, ठीक है। तो और बाकी तुम बस वैसे तो यही सही है। इसको तुम y इक्वल टू करके लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, अगर तुम 2x² + 1 को इधर ला दो, ठीक है, बटे में ला दो और उस y को उधर ले जाओ तो ये y इक्वल टू में आ गया ना। लेकिन बच्चों बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में तुम पढ़ना मत, ठीक है ना, आंसर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे भी मान लो तुम कुछ नहीं करते, इतना भी छोड़ देते हो तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। तो अतः क्या है ये, अतः यह क्या आ गया, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है, ठीक है, सी को हटा दिया ना तुमने तो ये विशिष्ट हल आ गया। नेक्स्ट बच्चों में एक उदाहरण 12 देख लेते हैं, लास्ट उदाहरण, लास्ट नहीं है ये उदाहरण वैसे तो, ठीक है, इसके बाद भी उदाहरण है कुछ, इसके बाद भी अभी 2 उदाहरण और हैं, उदाहरण 13 और 14, और नेक्स्ट हम वीडियो में हम उसको देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों वो थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, तो हम लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये मैंने लिखा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है, भले ये भी लैंग्वेज वाला ही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बाकी जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा आसान है। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों जैसा लगभग हमने अभी किया था। देखो ध्यान से, बस तुम्हें ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में समझना है कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ, बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना है, ठीक है। तो अब समझना तुम्हें सबसे पहले बात यह कि तुम्हें अवकल समीकरण तो दी है, तो उन्होंने कहा है कि जो 1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका ये अवकल समीकरण है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए वक्र, तो वक्र का मतलब हो गया यहाँ पे तुम्हें कि इस जो अवकल समीकरण है उसका जो हल है बच्चों वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नॉर्मली तुमसे क्या बोलते थे, नॉर्मली तुमसे ऐसे कहते थे कि अवकल समीकरण ये दे देते थे और इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका हल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे लिखते थे। अभी उन्होंने लैंग्वेज बदल के कहा है, उन्होंने कहा है बिंदु 1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण, मतलब ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका ये अवकल समीकरण है। तो उस वक्र का जिसका ये अवकल समीकरण है तो वो वक्र इसका हल ही तो होगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसका हल निकालना है, ठीक है। नंबर 1 बात तो ये होगी कि हमें पता है इसका हल निकालना है। नंबर 2 कि हल में भी अब कौन सा वाला हल निकालना है, क्या व्यापक हल निकालना है या विशिष्ट हल निकालना है। तो बच्चों ध्यान से तुम देखोगे तो व्यापक हल नहीं निकालने के बाद विशिष्ट हल, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें इस चीज़ से। देखो ये बिंदु दे रखा है, तो बिंदु में तुम्हें पता है ना ये पहले वाली चीज़ है वो क्या होती है, x होती है, और जो दूसरी वाली चीज़ है बच्चों वो क्या होती है, y। तो एक तरीके से हमें ये दे दिया कि जब x बराबर 1 तो y बराबर 1, ठीक है। तो ये चीज़ अगर दे दिए तो इसका मतलब है अगर ये चीज़ नहीं देते, ठीक है ना, तो तब तो व्यापक हल निकालना होता है। ये दे दिया इसका मतलब हम x की जगह पे लास्ट में 1 रखेंगे, y की जगह पे लास्ट में 1 रखेंगे और हम इसका विशिष्ट हल भी निकाल लेंगे जैसे कि हमने इसे ठीक पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो बच्चों अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आया समझ में, क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें अवकल समीकरण तो दे रखा है, उसका हमें हल ज्ञात करना है, कैसा हल, विशिष्ट हल ज्ञात करना है जहाँ पे कि x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू भी 1 दी है, ठीक है। तो अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अभी मैं लैंग्वेज वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बस इसी को ले रहा हूँ। तो क्या है अवकल समीकरण देख लो, x dy इक्वल टू 2x² + 1 dx, यही अवकल समीकरण है, खाली ये यहाँ पे लिखा है x का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो इससे तुम्हें ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते थे बच्चों, हम यही तो पढ़े थे dy के साथ में केवल y वाले, तो y वाला कोई है क्या, देखो कोई है ही नहीं, इसका मतलब है dy क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब जब कोई है ही नहीं तो अकेला रह जाएगा dy, ठीक है। अब x वाले एक तरफ रहने चाहिए, तो ये तो पहले से ही यहाँ है, तो अब क्या करेंगे, इस x को भी यहाँ पे ले जा लेंगे बटे में, ठीक है। तो बस हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों और क्या कर लेते हैं, समाकलन करने पर, ठीक है। तो है तो ये पहले ही जैसा ही क्वेश्चन, बस ये कि तुम्हें समझना है इसमें कि अवकल समीकरण दिए तो इसका हल निकालना है, वो भी विशिष्ट हल निकालना है, ठीक है। ये चीज़ समझ गया तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये भी, ठीक है ना। दोनों ओर हम करेंगे इसे,
तो करना तो मैं आता ही। ऐसा करता हूँ, अभी मैं एक स्टेप और रुक जाता हूँ, अभी इसका समाकलन नहीं करता हूँ, ठीक है। स्टेप इसलिए रुक जाता हूँ, इसको पहले थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि इसका समाकलन हो जाए। तो x से मैं भाग करके लिख देता हूँ। जब मैं 2x² बटे x करूँगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, x 2x² से इससे कट जाएगा, बटे में इसके अलग से लिखूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख दिया, या लिख दूँ एक लाइन और तुम कन्फ्यूज ना हो जाओ कहीं। 2x² बटे x ये अलग लिख दिया, 1/x ये अलग से लिख दिया, ठीक है। तो और थोड़ा सा, अभी भी मैं समाकलन नहीं कर रहा हूँ। अब x से एक x कट जाएगा तो खाली कितना बचेगा, x बच जाएगा, और कितना बच जाएगा 2x, ठीक है। अभी मैं 2 बाहर नहीं ले रहा हूँ, 2 हम तभी बाहर ले सकते हैं जब हम इनको अलग अलग करें, मतलब इस वाले को अलग और इस वाले को अलग करें तो हम 2 बाहर ले सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि अभी यहाँ पे 1/x चल रहा है और ये 2 बाहर आ जाएगा, नहीं आ सकता, ठीक है ना। 2 तभी बाहर आएगा जब हम इसको अलग लिखेंगे, dx अलग लिखेंगे। तो हम अब डायरेक्ट भी तो हल कर सकते हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 होगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा y, ठीक है, या फिर d से ये काट दो, y तुम्हें पता ही होगा x, 1 का समाकलन x होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 तो कांस्टेंट है तो गुणा में रहेगा, x का समाकलन कितना होता है x² बटे 2। और बच्चों 1/x का समाकलन कितना होता है, याद होगा तुम्हें, क्या होता है 1/x का समाकलन होता है log mod x, ठीक है। और मैंने बोला था एक सी लगा लेते हैं, खाली 2 नोट सी लगाने की जरूरत नहीं। तो बस क्वेश्चन हो गया लगभग, ठीक है। अब क्या करना है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था इसमें क्या ज्ञात करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पे बिंदु दे रखा है, तो ये x है और ये x का मान 1 है और y का मान 1, तो एक तरीके से वक्र तो निकल गया। तो अब तुम ये लिखोगे कि यह वक्र किससे होकर जाता है, बिंदु 1 से होकर जाता है, अतः क्या कर देंगे इसको, बल्कि कुछ मान भी ले, जैसे समीकरण 1 मान लेता, अतः x बराबर कितना, x बराबर 1 तथा y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 भी लिख सकता था, समीकरण 1 में x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर, तो रख दो यहाँ पे। तो y बराबर 1 रखूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ध्यान से देखो इधर क्या है, इधर मैं 2 से 2 काटना भूल गया, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो x² ही था ना, तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1, ठीक है ना। और यहाँ पे log 1, अच्छा बताओ log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बताई तुम्हें कई बार, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा तो भी कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिला के सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0 आई। मैं रख देता हूँ वैल्यू, तो मैंने रख दिया यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख दी, 1 रख दी, और ऐसी x की वैल्यू भी 1 रख दी, 1 का वर्ग, और फिर log, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख दी, 1 रख दी, ठीक है, सी। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 1 से 1 कटेगा, तो कुल मिला के सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में सी बराबर 0 रखने पर। तो 1 में अगर सी बराबर 0 रखेंगे बच्चों, तो हमारी जो इसका हल है एक तरीके से विशिष्ट हल, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस सी, 0 रख दो, मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 का मतलब तो ये, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही वो जो उन्होंने पूछा था ना कि वो वक्र बताओ जो कि बिंदु 1 से जाएगा, ठीक है ना, तो वो यही वक्र है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें उदाहरण 13-14, जैसे कि मैंने बताया, अभी हम स्किप कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज जो है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन तुमने कर लेंगे, मैं थोड़ी सी उसमें हिंट दे देता हूँ बस, खाली अगर कहीं पे ऐसा लगता है, क्योंकि करना क्या है इन सारे क्वेश्चन में, करना तो यही है ना, तुम्हें समाकलन करना, समाकलन सारे तुमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत उसमें हिंट तुम्हें दे देता हूँ, हिंट केवल उन्हीं क्वेश्चन में, थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम खुद से एकदम से कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो कि लिखा हुआ है ऊपर पहले पे क्या कि प्रश्न नंबर 1 से लेके जो 10 तक के हैं उनके क्या निकालने, व्यापक हल ज्ञात करने। तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं है, ठीक है ना, तो सीधा मैं प्रश्न लिख दूंगा। तो प्रश्न नंबर में 3 लिख देता हूँ, ठीक है। क्या पूछा हुआ, व्यापक ही पूछा हुआ, 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है dy/dx, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा, मतलब अभी तक के क्वेश्चनों से थोड़ा सा ऐसे अलग है, ठीक है आसान सा ही। लेकिन तुम देखोगे अभी तक जब क्वेश्चन करते थे तो मैंने क्या बोला था
कि हमने ये बोला था कि जो dy के साथ y हम लिख पाते हैं और dx के साथ x वाले अगर लिख पाते हैं तो तब ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी तुम देखोगे, अभी तक हम ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे बटे बटे करके करे थे, एक इधर बटे आ जाता था, इधर चला, लेकिन अभी ऐसे नहीं हो रहा ना। लेकिन क्या अभी भी हम फिर भी हम इसको क्या y को और x को अलग कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, कर सकते हैं। अगर हम क्या कर लें, ये जो y है, ठीक है ना, अभी तो dx को सीधा तुम उधर ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। तो अभी क्या करें हम, तो इसको करने का तरीका ये है कि ऐसे कर लेते हैं कि पहले इस y को उधर ले जा लेते हैं, किसमें, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसा करने से हमारी ये वाली दिक्कत खत्म हो गई कि हम dx को उधर ले जाना चाह रहे थे, अभी ऐसे नहीं ले जा सकते थे, अब तो ले जा सकते हैं ना, ठीक है। तो तुमने जैसे ही ऐसे किया तो अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया है कि हम y और dx को अलग अलग ऐसे इधर उधर ले जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे में कैसे ले जाते, खुद ही सोचो, dx उधर चला जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। dx तभी तो उधर जाएगा जब ये पूरे के बटे में dx हो, तभी तो उधर जाएगा, ठीक है। अभी तक तुम्हें प्रश्नावली में क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मली ज़्यादा, मतलब जो उदाहरण में तुम्हें क्वेश्चन मिले थे, ठीक है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि एकदम से तुम y और dx को इधर उधर ले जा ले रहे थे, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन मिल रहे थे सारे के सारे ऐसे ही मिले थे, सारे क्वेश्चनों में था dy बटे dx इक्वल टू इतना, dy बटे dx इक्वल टू इतना, ठीक है ना। या किसी में dy बटे dx इक्वल टू इतना नहीं भी था तो भी वो क्वेश्चन ऐसे थे कि इधर उधर एकदम से हो जा रहा था। ये क्वेश्चन ऐसे है कि dy बटे dx इक्वल टू नहीं है, लेकिन तुम पहले खुद बना लो, dy बटे dx इक्वल टू तुमने बना लिया, इस y को उधर ले गया, तो अब ये क्वेश्चन हमारा सिंपल बन गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस 1 माइनस वाई को हम इधर y के साथ ला देंगे, ठीक है। अब तो ये नॉर्मल बन गया ना, dy के साथ हम बटे में 1 माइनस वाई ला गए और ये dx उधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये सामान्य क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो जो मेरा मेन मकसद था वो ये बताना था कि इसको हम ऐसे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, दोनों ओर समाकलन कर लेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू dx। समाकलन करना आता ही तुम्हें पता ही है, 1 माइनस वाई, ठीक है ना। 1 माइनस वाई का समाकलन कितना होता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों सोचो कि यहाँ पे अगर x होता 1/1 माइनस एक्स, वैसे तो एक तरीका तो t वाला है, ठीक है ना। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो मेन जो तरीका है वो t वाला है। तुम्हें क्या करना है, 1 माइनस एक्स को क्या मान लेना, t इजीली हो जाएगा, ठीक है। t मान लोगे तो हो जाएगा। लेकिन बच्चों समाकलन तुमने अगर बहुत अच्छे से कर लिया होगा तो मेरे ख्याल से तुम 1/1 माइनस एक्स का समाकलन एकदम से ध्यान कर लोगे क्या होगा। 1/x का समाकलन तुम्हें पता है कितना होता है, 1/x का समाकलन पता है ना, log x होता है। तो सेम बच्चों 1/ अगर x की जगह पे कुछ और चीज भी है, ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ी देर x ही समझो, ये x ही समझो, ठीक है ना, हम x के रूप में ही समझेंगे इसे। तो 1/ अगर कुछ है तो ठीक है, x ही समझो। तो 1/x का समाकलन log x होता था ना बच्चों, log mod x होता था। सेम ये इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log, ठीक है ना, mod 1 माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन क्या एक खास बात और होती थी, जो चीज़ यहाँ पे होती थी हम उसका क्या करते थे, अवकलन करते थे। मान लो यहाँ पे 1 + 2x है तो हम 2x अवकलन, 1 का अवकलन 0, 2x का 2, तो बट्टे में हम 2 लिख देते थे। तो सेम चीज़ वो भी करनी है, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड हुआ करता था, ठीक है। 1/x का होता था log mod x और इसका अवकलन करके और वो हमें बटे में लिखना, गुणा में नहीं, अभी समाकलन कर रहे हैं ना कि अवकलन। अवकलन में चेन रूल लगती थी, गुणा में करते थे, समाकलन में बटे में लिखते हैं। 1 का अवकलन 0 और माइनस वाई का अवकलन कितना, 1, -1, तो -1 बटे में आएगा, ठीक है ना। लेकिन बटे में -1 का मतलब माइनस ही तो, बटे वाला को हम ऊपर भी तो लिख सकते हैं। तो इसका समाकलन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, +c लिख देते हैं। तो बस ये इसका आंसर हो गया। इसको थोड़ा बहुत इधर उधर अलग तरीके से लिखना है तो वो अलग बात है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके जैसे कि मैं ये बार बार ये बात बोल चुका हूँ, ठीक है, क्या कि अब मेन चीज तुम्हारा काम था कि इसको क्या करना, इसका अवकलन करना और समाकलन करना, इसको dy/dx इसका हटाना, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अब सरल करके, हो सकता है बुक में तुम्हारा कुछ और आंसर हो, ठीक है, अलग तरीके से वो लिख देते हैं। तो तुम्हें क्या पता कि बुक वाले क्या लिखते हैं हर बार, ठीक है, कभी वो आंसर इतना ही छोड़ दें, ठीक है, कभी वो किसी और तरीके से लिख दे। तो इस वाले को अगर मैं देख रहा हूँ तो बुक में e की पावर करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो e की पावर करके हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा। लेकिन
कोई बेनिफिट है नहीं उसका, ठीक है, कि तुम्हें अब अलग से ई की पावर में लिखना है। तो अगर तुम इतना भी आंसर छोड़ना चाहते हो ना तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए तुम्हें, माइनस है इसको उधर ले जा लो, प्लस करके लिख दो, तो ऐसे भी आंसर छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक्स प्लस लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है, और प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा भी लिख दे तो जरूरी नहीं है कि y इक्वल टू करके ही हमको ऐसे लिखना है, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे आंसर्स देखे हैं जब जिसमें y इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को भी y इक्वल टू करके ही लिखना, अगर ऐसे भी छोड़ देते हैं तो ये भी बच्चों इसका हल है, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा तुम्हें ऐसे नहीं बोलूँगा कि तुम बार बार बिल्कुल जैसे पीछे आंसर तुम्हारा वैसे लाने की कोशिश करो, ला देते तो अच्छी बात है, और नहीं भी लाते हो तो चल जाएगा। मेन चीज़ है कि तुमने उसको हल कर लिया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें केवल हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद सॉल्व करना थोड़ा सा, मतलब सेपरेट कैसे करना है ये बता रहा हूँ, क्योंकि समाकलन तुमने सारे किए हुए हैं ना, तो इसलिए केवल हिंट में इस चीज़ की दे रहा हूँ कि सेपरेट अगर करना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से थोड़ा अलग टाइप के ये हैं कुछ कुछ, इस वजह से मैं इनको करना तुम्हें खुद कंप्लीट है। ये वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इसको सेपरेट कैसे करना। देखो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, ऐसे नहीं कि dx को तुम नीचे ले जा लो dy को, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, उदाहरणों की से थोड़ा सा अलग अलग है ये, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये करना है कि ऐसे इस रूप से, मतलब इसको ऐसे बना लेना चाहिए कि हम dx और dy को अलग अलग जगह पे लिख पाएँ। तो अभी देखो ये थोड़ा सा आसान सा तुम्हें लगेगा, dx तो इधर और dy भी इधर ही है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक चीज़ को हम दूसरी तरफ ले जा लेते हैं, तो इजीली ये हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, अगर हम ऐसा कर लें sec स्क्वायर x 10y dx है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्लस का है ना, उधर सीधा ऐसे करके इसको उधर ले जा लेते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बस समस्या समाप्त हो गई, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अब देखो, अब dx यहाँ पे आ गया, dy आ गया, अब बटे में तुम रख लो dx के साथ dx वाले। तो dx के साथ dx वाले अगर तुम रखोगे तो एक तो sec स्क्वायर x है, एक dx है, और साथ में 10x भी तो है, तो तुम रख लो sec स्क्वायर x बटे 10x, ये dx हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, dy के साथ कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, sec स्क्वायर y 10y और dy, ठीक है। तो बच्चों आगे इसको तुमने खुद करना है, ठीक है, स्वयं कीजिए। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों ओर समाकलन कर लोगे, हो जाएगा। और समाकलन तुम सोचोगे कि अरे बड़ा टफ सा समाकलन हो गया, टफ नहीं है बच्चों। 10x को t मानो, ठीक है, इजीली हो जाएगा। 10x को t मानो तो 10x का समाकलन अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर ना, 10x को t मान के, और इधर वाले को भी किसको t मान के, 10y को t मानो, तो sec स्क्वायर y हो तो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 5 है। देखो ये भी सेम ऐसे ही है बच्चों, इसमें भी अगर dy और dx को मैं अलग अलग करना, तो ये माइनस का है ना, तो इसे उधर ले जाके क्या कर लेंगे, इसे ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ऐसे करके उधर गया, प्लस का हो गया। बस तो अब क्या करो, y के साथ y वाले रखो। तुम ध्यान से देखोगे y का कुछ है ही नहीं, तो y को अकेला छोड़ दोगे, और x के साथ x वाले रखो, तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो e की घात x प्लस e की घात माइनस x dx, ठीक है। अब इजीली अब हम इसको कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे करेंगे कैसे, इधर वाले का तो तुम्हें पता y आ जाएगा, इधर वाले का क्या होगा, तो इधर वाले का भी बच्चों हो जाएगा बहुत इजीली। तुम क्या करोगे, इस वाले को क्या मान लोगे, इसको t मान के, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ध्यान रखना हमने समाकलन लगाया नहीं, ठीक है, समाकलन लगा के उसके बाद इसको t मानोगे, तो ऊपर इसका अवकलन करके ऊपर वाला आ रहा है ना, e की घात x का अवकलन e की घात x, e की घात माइनस x का अवकलन माइनस e की घात x, हो तो गया सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 10 तक इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है, हो जाएंगे इजीली सारे क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 से 14 तक है, वो बोला गया कि विशिष्ट हल ज्ञात करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 से और 14 तक के क्वेश्चन है, विशिष्ट हल ज्ञात करने, तो वो भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में बता दिया है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसको भी बच्चों में पूरा हल नहीं कराने वाला, ठीक है, समाकलन हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और दूसरा मैं हिंट तो तुम्हें दे ही रहा हूँ, ठीक है, ये बता रहा हूँ कि ये समाकलन कैसे तुमने किए थे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि विशिष्ट हल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब हमें कुछ y और x भी देते हैं ना, तो अभी इसका मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा, तो वो जरूर दिया है, ठीक है। क्या दिया है, वो दिया है y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, तो ये दे रखा है, ठीक है ना। ये नहीं देंगे तो विशिष्ट हल हो निकाल ही नहीं सकते, या तो कोई बिंदु दिया हो, ठीक है ना, तो उससे निकाल सकते हैं। तो y बराबर 1 और x बराबर 0, तो तभी तो हम विशिष्ट हल निकाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन विशिष्ट हल निकालने से पहले हमें व्यापक हल निकालना पड़ता है, तब हम ये वैल्यू रखते हैं तो सी की वैल्यू निकल जाती है। तो बच्चों क्या करना है, मैं क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला मैं सॉल्व नहीं कराने जा रहा,
केवल मैं थोड़ा सा इसका समाकलन का बता रहा हूँ क्या करना चाहिए हमें। अभी तो ये भी आसान है बच्चों, ठीक है। कैसे क्या आसान है, इसको इधर उधर करना आसान है ना, ठीक है। dy अकेला रहेगा और क्या होगा, ये जो है 2x² अपॉन x, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो केवल मैं इसको, इस क्वेश्चन को जो मैंने थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो मैं केवल समाकलन की वजह से ही बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा वाला पुराना रूल लग रहा है समाकलन का। तो अगर तुम्हें याद आ गया तो कौन सा वाला रूल लग रहा है बच्चों, यहाँ पे ये लगेगा आंशिक भिन्न वाला रूल यहाँ पे लगने जा रहा है बट्टे में, तुम्हें याद होगा। तो यहाँ पे लेकिन उसके फैक्टर करते हैं ना, तो मैं केवल इसके फैक्टर करना तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर में हम देखें तो वैसे कराया था मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन मैंने, ये और ये इसके अलग अलग जोड़ा बना देंगे। तो इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा ना, तो x+1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो x+1, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि 2x² प्लस x, ठीक है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे x+1 को हम कॉमन ले लेंगे और कितना बच जाएगा x² प्लस 1, ठीक है। तो बस हो गया, अब आंशिक भिन्न वाले रूप में ये आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या चेक करते हैं कि ऊपर वाले की घात कहीं नीचे वाले की घात से बड़ी या उसके बराबर तो नहीं है। तो देखो नीचे क्या है, 2 और 1 3 घात है ना, या यहाँ से भी देख तो 3 घात थी ना, ऊपर कितनी घात है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब छोटी है, उससे छोटी होनी चाहिए। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग से तुम लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं a/x+1, याद आ रहा होगा। और इसको कैसे लिखते हैं, इसके फैक्टर नहीं हो सकते ना आगे, तो लिखते हैं bx + c/x²+1, ठीक है। तो आगे तुम इस तरीके से करोगे। लास्ट में क्या करोगे बच्चों, ठीक है, लास्ट में तुम्हारा जब व्यापक हल आ जाएगा, c आ जाएगा, तो लास्ट में तुमने ये करना है y = 1 और x = 0 रख के c की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल होगा, ठीक है ना, लेकिन है पुराने तरीके से। तो आगे क्या करना है, स्वयं कीजिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पूरे करा दिए थे, क्वेश्चंस के मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। cos dy/dx = a ये दे रखा है, और साथ में तुम्हें पता है ना, ऊपर लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 11 से 14 तक के क्वेश्चनों में विशिष्ट हल निकालना है। तो y = 1 दिया है, y = 2 दिया है कि जब x बराबर कितना है, x = 0, ठीक है। तो मेनली मैं बता रहा हूँ इसका करना कैसे है, इसको समाकलन, ठीक है। अभी कैसे dy/dx को कैसे अलग करें, तुम ध्यान से देखोगे cos के एंगल में है dy/dx, तो कैसे करें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि dx उधर चला जाएगा, जा सकता है, नहीं, वो तब जाता है ना जब cos कुछ यहाँ पे cos के साथ एंगल होता, cos x गुणा dy/dx होता, तब तो जाता। अभी तो ये cos का ही एंगल है एक तरीके से, cos dy/dx, ऐसे नहीं cos x dy/dx या cos y dy/dx, समझ रहे हो ना। इस चीज को समझ लिया करो, ऐसी चीजों को, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधा बस dx को उधर ले गया और हो गया, ठीक है। तो क्या करना है इस केस में, हमें dy को इससे छुड़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें सहारा लेना पड़ेगा, इस cos को हटाना पड़ेगा। cos कैसे हटेगा, ये cos अगर उधर जाएगा तो बच्चों क्या पढ़ा हुआ तुमने, cos अगर इस तरीके से दूसरी साइड चला जाता तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इनवर्स। तो अब हमें इससे छुटकारा मिल चुका है, ठीक है, cos इनवर्स ये बन चुका। तो अब सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया, dy को हम एक तरफ रखेंगे, ठीक है ना, और dx को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। और साथ में हमने बोला था कि x के साथ x वाले, लेकिन ना यहाँ पे कोई x वाला है ना यहाँ पे कोई y वाला है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। अब सीधा क्या कर देंगे, समाकलन कर लेंगे, ठीक है। जो बच्चों जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ तो dy हो गया। मेन चीज यही है, ये मैंने तुम्हें 100 बार बता दिया है, क्या चीज मैंने बताया, log a हो, sin a हो, cos a हो, cos इनवर्स हो, tan इनवर्स a हो, अगर क्या हो यहाँ पे x और y नहीं आ रहे, कुछ और कांस्टेंट आ रहा, तो ये भी अपने आप में कांस्टेंट ही होता है। तो इसे ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि कांस्टेंट है, जैसे 5, 6, 7 संख्या। तो कांस्टेंट को हम कैसे क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं ना। तो ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो तुम इसी में फंसे रह जाओगे, cos इनवर्स a का हम अवकलन या समाकलन कैसे करें, ठीक है। तो ये बात जरूर समझनी, ये अवकलन के लिए भी यही रूल है, समाकलन के लिए भी यही रूल है कि जो भी इस तरीके से बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसमें x और y ना हो, उनको सीधा गुणा में एज ए कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो, dy का समाकलन तो y हो जाएगा, और cos इनवर्स a इंटू इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, और यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि इसको अलग कैसे करना, उसके लिए वो इन्वर्स करके उधर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, अब आगे तो अब तो लगभग हो ही गया बच्चों क्वेश्चन इसमें रहा ही क्या करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले में क्या कर देंगे, y बराबर 2 रख देंगे तथा x बराबर कितना रख देंगे, 0 रखने पर जब रखेंगे तो y बराबर 2, x 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा ना पूरा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो बस c का मान यहाँ पे रख दो तो हमारा आंसर आ गया, y इक्वल टू x कॉस इनवर्स ए या x कॉस इनवर्स a प्लस 2। तो c बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने जब सी का मान 2 हमने रखा तो हमारा ये आंसर बच्चों आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से तुम्हें ये बात बताता हूँ जो मैं तुम्हें बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि ये वैसे तो बच्चों आंसर आ गया, तो यही तो ठीक तो है ये आंसर, y इक्वल, बल्कि ये तो y इक्वल टू में भी है, ये तो और अच्छी बात है, y इक्वल टू में भी आंसर आ रहा है, y इक्वल टू और कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस 2। ठीक है, इससे अच्छा और क्या आंसर हो सकता है। लेकिन बच्चों फिर से मैं वही बात कहूँगा, अब जो बुक में अगर मैं आंसर बोलूँ तो वो आंसर उन्होंने ये नहीं दे रखा है, थोड़ा चेंज करके दे रखा है। उन्होंने चेंज करके दिया कि कॉस इनवर्स जो है ना, इसको उन्होंने इन्वर्स में नहीं रखना चाहा, उसको कॉस में रखना चाहा। तो बच्चों लेकिन मैं तुम्हें पहले बताता हूँ इसका आंसर अगर तुम इतना भी छोड़ देते हो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, और वैसे बदलना चाहते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बदल जाएगा, उसके लिए क्या करना है। लेकिन ऐसा इतना करना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा जरूरी होता नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मैं इस 2 को इधर लाऊं, कैसे बदलेगा, कैसे वो बदलेगा, ऐसे कि कॉस इनवर्स को तुम्हें अकेला रखना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका होता है, अगर तुम्हें इनवर्स को हटाना है यहाँ से तो कॉस इनवर्स को अकेला, केवल कॉस इनवर्स ही एक साइड रहे। ठीक है ना, और सब चीज़ें एक तरफ हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, इस प्लस के 2 को पहले इधर ले जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब केवल बचे के साथ x गुणा में तो वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच गया कॉस इनवर्स अकेला, बच गया ना। अब ये इनवर्स है ना, अकेला जब बचता है, ठीक है ना, तब जाके ये कॉस इनवर्स है, अब उधर जाके फिर कॉस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कॉस y माइनस 2 बटे एक्स इक्वल टू ए। तो ये इसका आंसर बुक में आंसर सीट में दिया है बच्चों, लेकिन तुम अगर इतना आंसर भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो तुम्हारे पास अब होमवर्क है वो क्या है, एक तो ये कि प्रश्न नंबर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तुम देख रहे होंगे इसमें एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो जो इसके प्रश्न नंबर 10 तक के वो तो व्यापक हल वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 से 14 तक वाले हैं वो विशिष्ट हल वाले हैं। ठीक है, ये भी करना है तुमने। और फिर कौन सा क्वेश्चन करना है, प्रश्न नंबर 15 और 16 भी करना है, क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा तो मैंने अभी बताया था कि जिसकी की जो अवकल समीकरण तो ये y डैश का मतलब बच्चों हुआ dy बटे dx, तो कंफ्यूज मत होना, y डैश मतलब dy बटे dx, पहले ऐसे लिख देना dy बटे dx। ठीक है, और जब किस बिंदु से होकर जाता है 0 0, तो मैंने ऐसे बिंदु वाला क्वेश्चन अभी कराया था ना, सेम ऐसे ही करना है। ऐसी प्रश्न नंबर 16, ये भी अवकल समीकरण दिए और कहा है कि किस बिंदु से होकर जाने वाला वक्र का समीकरण जो इससे होकर जाता था, x का मान 1 और y का मान बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो प्रश्न नंबर 16 तक मैंने एग्जाम्पल तुम्हें कराए हैं, उसके बेस पे ये क्वेश्चन होने। ठीक है, इससे आगे जो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आगे के क्वेश्चन हैं वो बच्चों थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, लैंग्वेज वाले वो हम, और हमने उसमें एग्जाम्पल्स भी छोड़े हैं तो वो हम बाद में करेंगे। प्रश्न नंबर 23 भी तुम करोगे। ठीक है, ये भी तुम देखोगे आ रखा है पहले प्रश्न नंबर 23 भी, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दे रखा है, तो इसको देख लेते हैं इस वाले को 1 मिनट। तो बच्चों प्रश्न नंबर 23 को अगर देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो दिक्कत रहती है वो क्या रहती है कि हम dx के साथ x वाला, dy के साथ y वाला लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कैसे लिखें, तो ये तो ऊपर बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा तो ये पूरे साथ में चले जाएंगे। ठीक है ना, इसको यहीं रहने दूंगा तो भी साथ में रहेंगे। तो क्या करना चाहिए, हम इनको अलग करना चाहिए ना, तो अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम, क्योंकि हमें पता है ना गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो हम इनको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, आधार समान है, अगर हम गुणा करें तो ऐसे ही तो हो जाएगा 1 की घात x प्लस वाई, तो बस अब अलग हो गया, अब हम इनको लिख सकते हैं। तो अब dy बट्टे 1 की घात y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx 1 की घात x। ठीक है, अब हम इजीली इसको कर सकते हैं, 1 की घात y है ना, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 की घात माइनस y। ठीक है, और अब इसका हम समाकलन अगर कर लेंगे तो बच्चों पता ही हमें 1 की घात माइनस वाई का समाकलन कितना होता है, 1 की घात माइनस वाई होता है, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाता है। ठीक है, और 1 की घात x का समाकलन कितना होता है, 1 की घात x होता है, और प्लस कितना हो जाता है c हो जाता है।
अब हम दरअसल ये क्वेश्चन ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, हमें क्योंकि इस बार तो आंसर दे रखा है ना, तो ध्यान से देखो जो आंसर दे रखा है उनमें से कोई आंसर चुनने की कोशिश करनी है। तो उनमें ई की घात एक्स और ई की घात वाई को साथ में लिखा है, तो हम भी साथ में लिखेंगे, तो हम इसको उधर ले जा लेंगे बच्चों, ठीक है ना, और इस सी को इधर ला देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, और ई की घात एक्स और ये माइनस के इधर जाके, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में तुम देखोगे ये और प्लस ये लिखा है, तो मैंने भी ऐसे लिखा है, देखो ये प्लस ये प्लस ये, कहीं पे भी माइनस नहीं लिखा पीछे, तो मैंने भी ऐसे लिखा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया ना ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम आंसर में से ढूंढेंगे ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस वाई, तो ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस वाई, तो हमें कौन सा वाला आंसर मिल रहा है, ठीक है, तो हमें कौन सा वाला आंसर मिल रहा है, ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस वाई, यही तो है, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है, मतलब इसका आंसर ये है। लेकिन अभी तुम्हें लग रहा हो कि आंसर हमारा सही नहीं निकला, ठीक है, क्यों, आंसर में हमारा यहाँ माइनस सी आ रहा है ना, तो लेकिन बच्चों ये कॉन्स्टेंट ही तो है, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट ही, तो इसको ले हम ये करेंगे कि स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे सी माना था ना, इसे सी ना मान के हम क्या मान लेंगे, C1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या मान लेंगे, C1 मान लेंगे। जैसे ही हमको लगा कि आंसर में इस तरीके का बदलाव आ रहा है, ये हमने आंसर को देखते हुए किया, ठीक है ना, C1 मान लेंगे, यहाँ पे भी C1 मान लेंगे। तो अब ये जो यहाँ पे भी क्या मान लेंगे, C1। अब ये माइनस C1 जो है इसको हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे, ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट ही तो है, ये माइनस C1 मान लो -2 आता है, तो कॉन्स्टेंट ही तो है, उसको C मान लेंगे। तो ये हमारा आंसर ए ऑप्शन हमारा आ गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक के तुम क्वेश्चन करोगे।